और ये आप यकीन जाने ये रिसाइकलिंग प्रोसेस, आप समझते हैं इस टर्म को, रिसाइकलिंग प्रोसेस बन चुके हैं जो इस मुल्क में चलता आ रहा है और रिसाइकल हो रहा है। क्या वजह है? हर चीज़ की कोई वजह होती है, कोई बैकग्राउंड होता है। आपने कभी सोचा? पहले हम वजह सोचते हैं, हम उसका तह तक देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वजह यह है कि जमहूरियत को दरपेश जो ख़तरात हैं ना, उनको हमारे सियासतदान समझना चाहते हैं, और अगर समझ भी जाते हैं तो उस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, बल्कि जो दूसरी वजूहात हैं कोई और तरह की, वो तलाश करते हैं और अवाम को भी वही बताते हैं जो खुद तलाश करते हैं। जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी तब नवाज शरीफ को जमहूरियत कहाँ नज़र आती थी? ख़तरे में। बच्चा बच्चा जानता है जमहूरियत ख़तरे में है। जब कोई पूछता है जमहूरियत ख़तरे में है, यही आता है जहन में। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो क्या हुआ? जरदारी और इमरान खान को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती थी, और अब जब इमरान खान की हुकूमत है, समझ गए आप आगे, तो नवाज शरीफ और जरदारी को जमहूरियत, मेरे साथ बोलिए, ख़तरे में नज़र आती है। ये कहानी। कल किसी और की हुकूमत होगी तो किसी और को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आएगी, क्योंकि जो वजूहात हमारे सियासतदान, हमारे अवामी नुमाइंदे हमें बताते हैं, उनका हकीकत से एक्चुअली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये हमारा बड़ा मसला। हमारे हुक्मरानों ने कभी सोचा ही नहीं कि जमहूरियत को ख़तरा आखिर है किससे। जब कहते हैं ना जमहूरियत को ख़तरा है, तो आप सवाल पूछें किससे? ख़तरा होता है ना तो किसी चीज़ से होता है, किससे? अब हकीकत की तरफ आते हैं। हकीकत है, और मैंने क्या कहा था, हकीकत बड़ी तल्ख होती है, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है, फिर चाहे तल्ख हो, चाहे कड़वी हो, चाहे जैसी भी हो। जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा उन्हीं लोगों से है जो जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार संभालते हैं, जमहूरियत को अवाम की हुक्मरानी से ताबीर करते हैं, अवाम को जमहूरियत की जानिब अट्रैक्ट करते हैं झूठ बोल बोल के, जमहूरियत को ही किसी मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन करार देते हैं, और फिर उसी जमहूरियत का सत्यानाश मलियामेट कर देते हैं। वो भी वही वोट लेने वाले करते हैं। मुझे एक बात बताइए ज़रा, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते हैं जी? आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं, बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि जी उनकी हुकूमत अवामी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत में अवामी और फलाही काम हुए या मंसूबे बने, ऐसे कहने बहुत से मंसूबे बने, रोज़गार मिला। तो फिर अवाम ने अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ को क्यों मुंतखब किया? ये सवाल है। इनको क्यों नहीं किया दोबारा अगर इतना काम हुआ था? चेंज क्यों? जब इतनी ही आइडियल जमहूरियत और हुकूमत चल रही थी तो क्या होना चाहिए था? तो अवाम को किसने काटा था कि वो उन लोगों को इक़्तिदार से हटा देते जिन्होंने अवाम को रिलीफ दिया था, फ़ायदा दिया था, रोज़गार दिया था, मंसूबे दिए थे? इम्पॉसिबल लगता है ना। अवाम क्यों हटाएंगे ऐसे लोगों को? क्यों फिर पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई? चलिए अब ज़रा सिंध पे बात कर लेते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि जिनके लिए मैं बात करती हूँ, जिनका नाम लेके बात करती हूँ, उनका भी शायद बड़ा फेवरेट है, बड़ा दुख होता है उन्हें जब हम बात करते हैं। सिंध में फिर भी पीपल्स पार्टी को इसी जमहूरियत की छतरी तले कितने साल में कहती हूँ, 12 साल, यानी दर्जन साल हो गए हुकूमत करते हुए। दर्जन साल मजाक नहीं, कोई दर्जन अंडे नहीं है, दर्जन साल हुकूमत है इन लोगों की, जो ढिटाई के साथ शक्लें बना के कहते हैं बड़ा कुछ किया। मैंने कितनी बार चैलेंज किया, बिलावल 12 कारनामे बता दे 12 सालों के, मैं मान जाऊं आपको, मैं तारीफ करूंगी आपकी, लेकिन आप बता ही नहीं सके क्योंकि है ही नहीं। क्या कोई कह सकता है कि सिंध दुनिया के 10 कामयाब सूबों में से एक सूबा है? क्या कोई ये कह सकता है कि सिंध दुनिया में 20 कामयाब सूबों में से एक सूबा है? चले 30 कह लें, 30 कह देती हूं मैं आपको। बताइए, सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा आप कर नहीं सके, वडेरा सिस्टम की नज़र आए रोज़ कितने ही लोग हो जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख क्या है? होता है हर मुआशरे में बुराइयां होती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला तो होता है ना, उनको फिक्स करने वाला तो होता है। यहाँ ना कोई पूछने वाला, ना फिक्स करने वाला। आवाज़ उठाने वाले आवाज़ उठाते हैं, हम जैसे लोग भी आवाज़ उठाते हैं, ये प्रोग्राम में आवाज़ ही उठाते हैं हम आवाम की, उनके हक़ के लिए बोलते हैं। एक आम सिंधी, एक आम शहरी आज भी किस चीज़ का रोना रो रहा है? बताइए। मैं उनके दुख को महसूस करके आप लोगों से बात कर रही हूँ ना टीवी पे बैठ के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, आप लोगों के सर से जूं तक नहीं रेंगती। आज भी पीपल्स पार्टी अपने उस वादे को वफा नहीं कर सकी, रोटी कपड़ा मकान, जो पीपल्स पार्टी को बनाने वाले ने लगाया था कई साल पहले।
आज भी पीपल्स पार्टी उस नारे को हकीकत की शक्ल देने का वादा कर रही है जो कई साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लगाया था। रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया सबको। किस किस के पास है रोटी, मकान किस किस के पास है? चले शुक्र है कपड़ा है सबके पास, आपका बस चले तो वो भी छीन ले। इन 3 बुनियादी चीजों से आज भी सिंध के शहरी महरूम है। क्या मैं पूछ सकती हूं क्यों बिलावल साहब? फिर जमहूरियत को खतरा किससे हुआ बिलावल? आपसे और आपके अब्बा जी से। सच कड़वा होता है, हकीकत तल्ख होती है, लेकिन मैंने कहा हकीकत और सच सच होता है। जमहूरियत को डीरेल करने के पीछे किसका हाथ हुआ? एक जमात जो बनती एक नारे पर है। नारा क्या होता है? अब जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। नारा क्या होता है? नारे में पता चलता है कि ये जो पार्टी है इसकी तरजीहात में क्या चीज़ है। एक नारा है कि यानी रोटी, कपड़ा, मकान, कि आप तीर को वोट दें तो रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा। क्या नारा है इनका? रोटी, कपड़ा, मकान। ये जमात कई बार इक़्तिदार में आई है और इसका सूबा, इसके सियासी गढ़ में रहने वाला फ़र्द आज भी उसी रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम है। तो फिर जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिंपल सा सवाल। यकीनी तौर पे वही लोग या वही जमात जो जमहूरियत के नाम पर वोट लेकर इक़्तिदार में आई, जिसका इंतखाबी निशान तीर है, लेकिन कोई तीर नहीं चला सकी अच्छे मैदान में। हर पाकिस्तानी को रोटी, कपड़ा, मकान देने का इस पार्टी ने दावा किया, वादा किया। और आज भी वो सूबा जिस पर इस जमात की, तीर वाली पार्टी की 10 सालों से हुकूमत है, एक डेकेड से ज़्यादा, उसी सूबे के बच्चे मर रहे हैं। किससे? ग़िज़ाई किल्लत से। महरूम है किस चीज़ से? तालीम से। शिकार हैं किस चीज़ का? एहसास महरूमी का। बेबस हैं तो किससे? किसके आगे? हुक्मरानों के आगे। मोहताज हैं तो हॉस्पिटल्स के। मर जाते हैं किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। आज भी 2 वक्त की रोटी खाने को ही तरक्की समझते हैं बेचारे। खुले आसमान तले सोने को नेमत समझते हैं बेचारे। कुछ और दिखाया जो नहीं आप लोगों ने। गंदा पानी पी कर ही शुक्र अदा करते हैं कि चलो गंदा इसे पानी तो पिया, प्यास तो बुझी। आज भी एक अनाज की बोरी कोई जमहूरियत की कामयाबी मानते हैं वो बेचारे लोग। थाने जाने से बेहतर समझते हैं कि मामला खुद ही हल कर लें। इंसाफ मांगने की बजाय सब्र करने को तरजीह देते हैं और फिर वोट दे देते हैं इस उम्मीद से कि शायद अगली बार वोट मांगने वाला कुछ बेहतर कर दे। पंजाब को ले लेते हैं। 30 से ज़ायद साल नवाज और शहबाज शरीफ ने पंजाब पर हुकूमत की। क्या क्या वादे नहीं किए दोनों भाइयों ने मिलके, क्या क्या कस्में नहीं खाई बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब ने, क्या क्या सब्ज बाग नहीं दिखाया अवाम को दोनों भाइयों ने, मिलके पागल बनाया अवाम को दोनों भाइयों ने। जमहूरियत के गीत गाए, इक़्तिदार में 3 बार आए, इसके बावजूद क्या दिया? लाहौर को पंजाब का नाम दिया, सिर्फ लाहौर को पंजाब बना दिया, और पंजाब भी पेरिस। क्या दिया? सानेहा मॉडल टाउन दिया। अपने रिश्तेदारों को वजारतें दी। ऐसे बांटी वजारतें, सब वजारतें नहीं, जलेबियाँ हो गई, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए। अपने दोस्त अहबाब को ठेके दिए, नामुकम्मल मंसूबे दिए। 30,000 अरब का कर्जा कौम को तोहफे में दिया। लोड शेडिंग भी दी, सिर्फ कर्जा नहीं, लोड शेडिंग दी, करप्शन दी, रिश्वत का कल्चर दिया, लाकानूनियत दी। अवाम के टैक्स के पैसों पर सरकारी और गैर सरकारी दौरे किए। अपना इलाज करवाया इन गरीबों ने अवाम के पैसों पर। टिप्स दी इन गरीबों ने अवामी पैसों से। जिन फ्लैट्स का किराया देते रहे, सियासत करते करते अपने नाम कर लिए इन चलाकों ने। फिर जब इंतखाबात करीब आए तो कहते रहे कि वही क्या, जमहूरियत को खतरा। खलाई मखलूक की साजिश है, वोट को इज्जत दो। अच्छा जी, अब फजलुर रहमान साहब की अगर मैं बात करूं, ये पजल गेम का वो हिस्सा हैं, ये समझ लीजिए। पजल गेम सब खेलते होंगे, बचपन में तो सबने खेली होगी, कुछ लोग बूढ़े होकर भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये फजलुर रहमान साहब समझ लें कि पजल गेम का वो हिस्सा है जो कहीं भी फिट हो जाता है। यह आसान अल्फाज में डेफिनेशन है इस बंदे की, जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। पजल गेम का वो हिस्सा है जिसको कहीं भी फिक्स कर दो, आराम से हो जाएगा, आसानी के साथ। और इनकी ख़ास बात ये कि इनको ना नवाज शरीफ के दौर में जमहूरियत ख़तरे में नज़र आई और ना ही आसिफ अली जरदारी के दौर में। कोई तो वजह होगी, क्योंकि ये इन दोनों हुकूमतों के इत्तेहादी रहे। इन दोनों हुकूमतों ने इनको वजारत दी, सरकारी नौकरी दी, सरकारी मराद दी, घर दिया, अयाशियाँ दी, अयाशियाँ करने के मौके दिए, फंड्स दिए। इसलिए इन्हें आसिफ अली जरदारी के दौर में भी और नवाज शरीफ के दौर में भी जमहूरियत फलती फूलती नजर आई। बेस्ट, आइडियल, परफेक्ट।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इमरान खान के दौर में यही मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं कि इस मुल्क में तो जमहूरियत है ही नहीं, इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा हो चुका है, आवाम को बाहर निकलना होगा। मौलाना साहब को एक्चुअली इक़्तिदार का हिस्सा बनाना होगा ताकि मौलाना साहब को एक बार फिर कश्मीर कमेटी की वजारत मिल जाए और उनको एक बार फिर सरकारी मराद वापस मिल जाएं और वो फिर आराम से मिनिस्टर इनक्लेव में एसी लगा के सो जाएं। ये वो 3 बड़े सियासी किरदार हैं जो हुकूमत का हिस्सा रहे, जो हुकूमत करते रहे, और इन तीनों को ही जमहूरियत मुसलसल ख़तरे में नज़र आती रही। जमहूरियत बेशक ख़तरे में थी, लेकिन जमहूरियत को ख़तरा किसी खलाई मखलूक से, किसी साजिशी से, किसी रफ एलिमेंट से नहीं था, बल्कि जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा था इन तीनों से। इसलिए कि अवाम को जमहूरियत की तारीफ़ बताने वाले ये लोग थे, ये लोग अवाम को जमहूरियत की जानिब माइल करने वाले ये लोग थे, अवाम के वोट से इक़्तिदार में आने वाले ये लोग थे, और फिर अवाम को मायूस करने वाले भी यही लोग थे। जमहूरियत ख़तरे में है, लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि जमहूरियत को ख़तरा आखिर किससे है। इन्होंने कभी हकीकत को एक्चुअली तस्लीम किया ही नहीं। मैं दोबारा अपनी बात दोहराती हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि इन्होंने हकीकत को तस्लीम नहीं किया कि इनकी गलतियों की वजह से अवाम जमहूरियत से मायूस हैं। इन्होंने कभी इस हकीकत को माना ही नहीं कि इनके जो ज़ाती लैक्स हैं, इनके मुफादात की वजह से जमहूरी इक़्तिदार नज़रअंदाज हुए। इन्होंने कभी इस हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश नहीं की, सोचा भी नहीं होगा कभी अकेले में बैठ के कि जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इनके झूठे वादों ने, इनके खोखले दावों ने। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इनकी अयाशियों ने। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इनकी करप्शन ने। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इनकी नामुकम्मल मंसूबों ने। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जमहूरियत को इनकी हट धर्मी ने और इनके तर्ज़ हुकूमत ने। और जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया एहसास महरूमी ने, जो इन्होंने आवाम को दिया। जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया इन लोगों ने जिन्होंने जमहूरियत की डेफिनेशन ही अवाम को ये बताई, और अवाम ने इस उम्मीद से इनको वोट दिए कि जमहूरियत आने के बाद उनकी शायद हालत या तकदीर बदल जाएगी, उनके बच्चों के मुस्तकबिल बदल जाएंगे। लेकिन अवाम की हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। इन तीनों जमहूरियत के बड़े दावेदारों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, और इनके जो हुकूमती अदवार हैं, अगर आप देखिए और सोचिए कि क्या इन्होंने किया, क्या जो कहा वो आखिर कितना पूरा किया। इन्होंने तो कुछ पूरा ही नहीं किया। अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं, आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करूं, इन सब की बात करूं, हमारे पास एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। ये दावे किस खलाई मखलूक ने किए थे, मैं ज़रा पूछती हूँ ज़मीन पे रहने वालों से। ये वादे कौन से साजिशी कर रहे थे, ज़रा बताइएगा मासूम लोग जो मुझे देख रहे हैं। ये कस्में किसने खाई थी? इन वादों और इन दावों पर मिले थे जमहूरियत को वोट, और इनमें से कितने वादे पूरे हुए, ये है सवाल। कौन सी कस्में सच्ची साबित हुई, ये है सवाल। क्या कौम खुशहाल हो गई? क्या मुल्क का कर्जा उतर गया? क्या तालीम आम हो गई? क्या रोटी कपड़ा मकान सिर्फ सिंध के हर शहरी को मिल गया? चले सिंध की अगर बात कर लें, क्या पंजाब में साफ पीने का पानी हर शहरी के घर तक पहुंच गया? क्या सेहत की तमाम सहूलियात एक पाकिस्तानी के पास हैं? क्या बुनियादी हकूक की फराहमी मुमकिन बना दी गई? अब जब ये वादे पूरे नहीं होते तो वोट नहीं पड़ते, जब वोट नहीं पड़ते तो हुकूमत नहीं मिलती, और जब हुकूमत नहीं मिलती तो फिर जमहूरियत को, मेरे साथ मिलके बोलें, खतरा है, खतरा है, खतरा है। अच्छा, जैसे हम तमाम अगर सियासतदानों की बात कर लें, मैं दोबारा कहूँगी कि हकीकत पसंदी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये मान जाए हकीकत पसंदी को, ये तमाम किसका नाम लूँ किसका नाम छोड़ूँ समझ ही नहीं आती, सारी एक जैसे मिले हुए हैं। हकीकत पसंदी लाजिम है, हकीकत पसंद होना लाजमी है। हकीकत से इनकार जब तक करेंगे उस वक्त तक जमहूरियत नहीं होने वाली मजबूत। कहते रहोगे, तुम लोग के बच्चे भी आएंगे, आगे उनके बच्चे भी आएंगे, कहेंगे जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। कब तक भाई? इलाज ढूंढो ना, बीमारी बताए जरा सीखते ही तो वही बात हो कि सर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दवाई खा लो ना। कब तक बताओगे सर में दर्द हो रहा है? जाहिलाना बात। ना मुल्क तरक्की करेगा ना आवाम खुशहाल होगी, मार्क माई वर्ड्स। और सबसे बड़ी तल्ख हकीकत क्या है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले ये ड्रामेबाज एक्टर, इनको ट्राई करना चाहिए फिल्मों में। ये खुद है, अगर ये लोग दुरुस्त हों, ठीक हों, तो जमहूरियत के खिलाफ किसी भी साजिश को यकीन जानिए नाकाम अवाम बनाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।